ओके, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और ये जो है क्लास 11 के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है। बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्लास 11 का भी सर वीडियो बनाइए, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया। क्लास 11 और 12 का भी बनाना है। तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में इस वीडियो में सिर्फ चर्चा करेंगे कि ये लेसन कैसे आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा और आपके माइंड में क्या बातें होनी चाहिए जिससे क्या ये लेसन, यदि वो पॉइंट्स आप रखते हैं तो ये लेसन आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा, एक क्लियर कॉन्सेप्ट देगा ये वीडियो आपको। ठीक है, तो जैसे कि इस लेसन का नाम है जीव जगत। ठीक है, जीव जगत या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब पौधे हैं या जंतु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, तो उन्हीं सभी को, जो भी जीवित चीज़ें हैं उन्हीं को कहा जाता है जीव जगत। और ये बहुत ही विशाल है, बहुत से टाइप की, बहुत सी विविधता है। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े जंतु भी हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, बड़े भी पौधे हैं, छोटे भी जंतु हैं, और ऐसे भी पौधे या जंतु हैं जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक्चुअली इसमें ये टोटल है जीव जगत। मतलब तब जब भी ये इस लेसन का नाम आया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है इसमें, या कोई बड़ा पौधा आप जो देख रहे हैं, आम का पौधा, या जो आपको दिखाई दे रहा सिर्फ उतना ही नहीं है। जीव जगत बहुत ही विशाल है, बहुत सी इसमें डाइवर्सिटीज़ हैं। मतलब कई प्रकार के जीव हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कुछ जल में भी रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, और उनके शरीर के बनावट में भी आप बहुत प्रकार का मतलब डिफरेंसेस पाएंगे, अंतर पाएंगे, विविधता पाएंगे, कई प्रकार के। क्लियर? तो इस लेसन का नाम है जीव जगत। तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, सिर्फ कोई पौधा जो आप देख रहे हैं बड़ा वो नहीं, बहुत से प्रकार के जीव जंतु हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ठीक, अब इसमें एक्चुअली 4 टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। ठीक, तो पहला है कि जो टॉपिक्स है वो जीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग बींग्स, और वह जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ये जीव क्या है। ठीक, तो पहला टॉपिक है ये वाला, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे लेसन को मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है कि ये एक्चुअली सभी टॉपिक्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब तक नॉलेज आप टोटल इकट्ठा आपके माइंड में नहीं रहेगा कि एक्चुअली आपको इस लेसन में पढ़ना क्या है, तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, तो एक्चुअली आपको अपने माइंड में सेट करना है कि क्या, मतलब जो मेन टॉपिक है वो जानना है। एक्चुअली सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्या है इस लेसन में। ठीक, तो 4 पॉइंट्स आपको पढ़ना है। जीव जगत का एक आइडिया आपको हो गया होगा, जैसे मैंने बताया कि मानव नहीं, या जो आप पौधा देख रहे हैं सिर्फ वो नहीं, बहुत से प्रकार के जीव हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ जल में रह रहे हैं, कुछ स्थल में रह रहे हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस है, और भी तमाम प्रकार के प्रोटोजोआ हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे भी हैं। तो सभी को इंक्लूड करके इसको कहा गया है। ठीक है, तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं। एक है पहला, जीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग बींग्स, या व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म, या जीव क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे कि है क्या, किसको कहा जाएगा कि कौन जीव है, किसको कहा जाएगा जो निर्जीव है। ठीक है, दूसरा इसमें जो टॉपिक है जीव जगत में विविधता। देखिए पहला टॉपिक है जीव क्या है, दूसरा है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स या डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसका अर्थ क्या है। और फिर एक्चुअली ये थर्ड है आपका, तीसरा जो पॉइंट है या टॉपिक है, वर्गीकी संवर्ग। हिंदी में बोलेंगे वर्गीकी संवर्ग, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लियर? और फोर्थ आपका लास्ट जो पॉइंट है या टॉपिक है, उसका यहाँ पे है वर्गीकी सहायक साधन। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गीकी सहायक साधन, या इंग्लिश में बोलेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर? तो फिर से इसको आप सभी को एकदम शॉर्ट में समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अपने से भी, जो आप यदि मतलब 11 का पेपर दे रहे हैं तो आराम से आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सही होगी। ठीक है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखिए पहला जीव क्या है। ठीक, तो आप क्लास 9, 10 या 6, 7, 8 से ही उसका पढ़ते आ रहे होंगे। तो कुछ इसमें टॉपिक दिया गया एनसीईआरटी बुक में। जीव उसी को कहेंगे जिसमें वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इतना बड़ा है, इसका लंबा इतना चौड़ा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, वृद्धि, ग्रोथ कहेंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर कुछ दिनों बाद उसकी वृद्धि होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। या कोई पौधा देखेंगे, सीड देखेंगे, छोटा सा होगा, उससे छोटा सा सीडलिंग्स निकलता है, छोटा पौधा निकलता है, धीरे धीरे वो समय से बीतता रहता है, वो बड़ा हो जाता है। तो आकार में बढ़ना, इसी को आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे, वृद्धि। तो और ये एक गुण है। ठीक है, अब इसी बेस पे, सिर्फ एक बेस पे आप नहीं कह सकते हैं जो चीज़ बढ़ रहा है वही जीव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मैजिक्स बॉल खेलते हैं, वो छोटा रहता है, उसको वाटर में रख देंगे और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे से फिर मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा, तो वो भी वृद्धि कर रहा है। तो लेकिन अब एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा कि जीव को सिर्फ एक ही आधार पे आप नहीं कह सकते कि वृद्धि हो रहा है तो आप कह देंगे जीव।
ठीक है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई लकड़ी है जो मृत है, डेड सेल है, अब वो मान लीजिए कभी वो जीवित था जब पौधे में था, लेकिन अब मान लीजिए रख दिया गया, अब वाटर आपने रखा तो फूल के अधिक हो गया, तो वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बेस पे जहाँ वृद्धि हो रही है आप नहीं कह सकते हैं कि वो जीव है। क्लियर? तो एक लक्षण है। दूसरा जनन या रिप्रोडक्शन। तो नॉर्मली ये कुछ कैरेक्टर्स बताया गया है और इसी कैरेक्टर्स के बेस पे हम कहते हैं कि जो ये कैरेक्टर्स यदि पाए जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में, तो उसको कहेंगे वो जीवित है या लिविंग बींग्स है या ऑर्गेनिज्म है या जीव है। ठीक। तो दूसरा कैरेक्टर क्या है? जनन, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इसका अर्थ है कि मान लीजिए संख्या को बढ़ाना। मान लीजिए कि कोई एक आम का पौधा है, उस पर ढेर सारे मतलब मैंगो हुए, आम के फल हुए, और फिर उस फल को जब आप खा के जो उसका सीड होता है हम लोग फेंक देते हैं, तो उससे फिर एक नया पौधा उग जाता है। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप एलोवेरा किसी गमले में लगाएंगे तो आप देखेंगे उसके अगल बगल से ढेर सारा एलोवेरा धीरे धीरे कुछ समय बाद निकलने लगेगा और 5-6 महीने या 2 साल 1-2 साल में देखेंगे पूरा गमला भर जाएगा। तो पहले एक एलोवेरा आपने लगाया, वो अपनी संख्या को वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है, ढेर सारा हो रहा है। ह्यूमन बींग्स में देखिए वाले माता पिता हैं, ढेर सारे संतान पैदा कर दिए, तो ये संख्या को बढ़ना, ठीक है, वृद्धि जनन इसको कहेंगे या रिप्रोडक्शन। तो जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना संतान उत्पन्न करता है। ठीक है। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? जनन या रिप्रोडक्शन। तो ये भी किसमें देखने को मिलती है? जीवों में देखने मिलती है। कोई पौधा होगा या जंतु होगा या बैक्टीरिया, आप पढ़ेंगे जब हायर क्लास में, तो बैक्टीरिया भी हैं और उससे ढेर सारा बैक्टीरिया बन गया, तो ये जनन हो गया। ठीक। ऐसे गुलाब का पौधा है, मान लीजिए एक गुलाब का पौधा स्टेम काट के आपने लगा दिया, तो एक ऑलरेडी था, एक और हो गया। तो जब संख्या बढ़ रही है जीवों की, चाहे वो पौधा हो या कोई जंतु हो, तो इसी को कह दिया गया है जनन। जीव के द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कह दिया है। ये भी किसमें देखने को मिलती है? ये लिविंग बींग्स जो होते हैं या पौधे होते हैं, जंतु, उनमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो वृद्धि सामान्यतः आप देखेंगे कि जीवों में वृद्धि होगी, सामान्यतः आप देखेंगे जीवों में जीव जनन कर देंगे या रिप्रोडक्शन उसमें होगा। ठीक। और फिर अगला है, एक और है, मान लीजिए सभी जो जीव होते हैं वो कोशिका से बने होंगे। सभी जो जीव होंगे किससे? कोशिका से। अब जो कोशिका होती है वो सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे कोई बहुत बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो या एक कोशिकी हो जिसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, वो भी बना होगा सिर्फ किससे? कोशिका से। या बहुत बड़ा है, हमारी भी शरीर है, या कोई बड़ा पौधा देख रहे हैं, सब किससे बने होंगे? कोशिका से बने होंगे। तो ये जो है, तो 3 कैरेक्टर्स हो गए कि सभी जीव किसको कहेंगे? जीव, देखिए हेडिंग क्या है, जीव क्या है? जो वृद्धि जिसमें करता है, लेकिन एक बेस पे सिर्फ नहीं है, जो वृद्धि करता है उसी को जीव मान लेंगे। दूसरा जिसमें जनन, और नॉर्मली जितने भी जीव होते हैं सब जनन करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ को छोड़कर, देखिए यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो खच्चर होते हैं या मूल्स होते हैं, अंग्रेजी में उनको मूल्स बोला जाता है। ठीक है। MULES। फिर बंध कारगर मक्खी, जो आप हनी बीज के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें स्टेराइल जो वर्कर बीज होती हैं वो भी जनन नहीं करती हैं, मतलब संतान उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक। और फिर अनुवर मानव युगल। अनुवर मानव युगल का अर्थ है कि जो ऐसे ही मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स हैं, मान लीजिए मेल और फीमेल है, उनका शादी हुआ, साथ में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनका संतान उत्पन्न नहीं होता है। कुछ बहुत से रीजंस हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम, या मेल में प्रॉब्लम हो सकता है, या फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली तो अब मान लीजिए संतान उत्पन्न वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब वो जीवित नहीं है। ठीक है। तो ऐसा भी केस है, मतलब कि म्यूल्स में ये संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भी बॉडी है, वो भी वृद्धि करते हैं, सभी चीज़ें होती हैं, कोशिका से बने होते हैं। बंध कारगर जो मक्खी होती है, स्टेराइल वर्कर बीज जो होती हैं। ठीक है। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स मतलब जिनका मान लीजिए शादी हो गया और वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद भी यदि मान लीजिए कि संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब कि मेल और फीमेल हैं और वो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं, तो 3 कैटेगरीज हो गई। ठीक। तो ये जनन हो गया। तो मैंने आपको बताया जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं या सेल से बने होते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कोशिका न पाया जाए। ठीक। फिर अगला क्या है? जनन। सभी जीवों का ये भी कैरेक्टर्स है कि मतलब वो जनन करते हैं। फिर है उपापचयन या मेटाबॉलिज्म। मतलब अब देखिए कोई भी जीव होगा, या एक कोशिका से बना हो या ढेर सारी कोशिका से बना हो, और सब किससे मतलब मिलके बने हुए कोशिका से। हर कोशिका में जो रिएक्शंस होती रहती हैं, अभिक्रियाएं होती रहती हैं, उन्हीं को कह दिया गया है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो जब कोशिका है, तो कोशिका में जो कोशिका अपने आप को जीवित रखने के लिए उसमें बहुत से रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सी अभिक्रियाएं होती रहती हैं। उन्हीं सभी कोशिका में पाए जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं, उन्हीं को एक ही साथ कह दिया गया है मेटाबॉलिज्म या उपापचय। ठीक। तो ये जब कोशिका होगी तो उपापचय भी होगा। क्लियर? अगला है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। इसका अर्थ क्या है? अब देखिए 4 कैरेक्टर्स हो गया। वृद्धि, सभी जीव में नॉर्मली वृद्धि होता है, सभी जीव जनन करते हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, और
जीवों में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उसकी कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। क्लियर। अगला, सभी जीव संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है तो मानव के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई बच्चा है, उसको अपने एक तमाचा मारा तो रोने लगा हो, ठीक है, तो बाहर से जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका उस पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ चेयर वगैरह जो भी चीज़ रखा है, निर्जीव चीज़ें रखी है, उनको यदि आप मारेंगे तो क्या वो रोएगा या कुछ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्लियर। तो ऐसे ही जो भी बाहरी चेंजेस होती हैं उनको स्टिमुलस कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस या उद्दीपन। और जो बाहरी चीज़ों से प्रभाव पड़ रहा है उसके बाद हम जो चीज़ें करते हैं या कोई भी चीज़ में जो परिवर्तन हो रहा है वो जो चीज़ कर रहा है उसको कहेंगे प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, और जो जीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। ठीक है, तब जब उद्दीपन के प्रति मतलब बाहरी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करके जो चीज़ें आप करेंगे या कोई भी जीव करेगा उसको रिस्पॉन्स कहेंगे। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का अर्थ है कुछ चेंजेस हुआ तो स्टिमुलस है, वो चेंजेस क्या है, स्टिमुलस या उद्दीपन, और उसी का हमने रिएक्शन कुछ किया। मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, उसके बाद यदि आप उसका कुछ रिएक्शन कर रहे हैं कि हाँ जो भी चीज़ें से मूवमेंट वगैरह जो भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में स्कूल में रहते हैं, कोई टीचर आया तो आप देख रहे हैं कि हाँ टीचर आया। ठीक है, तो वो आपके बाहर चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कोई टीचर आया तो आप तुरंत खड़े हो गए, आपने बोला गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो टीचर का आना आपने देखा, वो स्टिमुलस है आपके लिए, वो क्या है, स्टिमुलस। और फिर उस देख कर आप क्या कर रहे हैं, खड़े होकर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स। क्लियर है। ऐसे ही हम मतलब जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, मानव है या जो भी चीज़ें हैं, अभी मान लीजिए कि मतलब कोई डॉग है, कुत्ता है, आप उसको मतलब ईंट से मारते हैं, तो जो आप ईंट मार रहे हैं उसके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, अब ईंट उस पर लग गया, अब वो उसका रिएक्शन क्या देगा, वो भागने लगेगा, तो क्या है, वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसे ही पौधे आप देखेंगे, बहुत से पौधे होंगे, मान लीजिए गमले में आपने पौधा रख दिया, अब इधर से मान लीजिए किसी एक साइड से, मान लीजिए कि एक रूम में अपने कोई गमले में पौधा रख दिया और उस गमले को या पौधे को एक ही साइड से सनलाइट मिल रहा है, दूसरे साइड से मान लीजिए दीवार है, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते 10-15 दिन बाद पूरी उसकी पत्ती वगैरह या पूरा ब्रांचेस सनलाइट की तरफ ही मतलब गति करने, उधर ही बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सनलाइट उसको मिल रहा है तो स्टिमुलस है वो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, उधर की तरफ वृद्धि कर रहा है, जिधर सनलाइट नहीं मिल रहा है उसको उधर से वृद्धि नहीं करेगा, उस साइड उसके भाग कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कोई भी जैसे मान लीजिए छुई मुई का पौधा है, ठीक है, वो अपना इस तरीके से पत्ती करके रहता है, आप उसको छुएंगे ऐसे, ठीक है, तो आप जो टच कर रहे हैं वो स्टिमुलस है, उसके लिए क्या है, स्टिमुलस। अब वो क्या करेगा, ऐसे मुरझा जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। क्लियर। तो सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, वो उद्दीपन के प्रति मतलब जो चेंजेस हो रहा है उसके प्रति कुछ करते हैं, उसी को बोला जाता है संवेदनशीलता। स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना ही संवेदनशीलता कहलाता है। ये किसका गुण है, जीवों का। तो एक्चुअली क्या है, ये जीव क्या है, इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं कि जीवों के गुण क्या होते हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे कोई जीव है या जीव नहीं है या निर्जीव है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो आप सिंपली सभी जीव वृद्धि करते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं है। अब मान लीजिए एक जीवों का गुण वृद्धि है, फिर जनन है, फिर उपापचय है, आफ्टर दैट क्या है, संवेदनशीलता है, फिर कोशिका से बना है, और भी चीज़ें होती हैं, ऐसी स्क्रीशन, सभी जीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ओके, आफ्टर दैट और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं। तो जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ये मैं आपका वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बना रहा हूँ कि एक कॉमन आपको अंडरस्टैंडिंग हो इस लेसन के बारे में। ठीक, अगला है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग, 4 टॉपिक है इसमें। जीव जगत का अर्थ क्या है कि जितने भी पौधे हैं, जंतु हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको एक साथ जीव। ठीक, अब फिर अगला क्या है, जीव क्या है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, जीवों के जो लक्षण होते हैं उसी के बेस पे आप कहेंगे कि वही जीव है। अब कौन कौन सा है, तो नॉर्मली जीव वृद्धि करते हैं, नॉर्मली जीव जनन करते हैं, नॉर्मली जीव में उपापचयन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, कोशिका में उनकी रिएक्शंस होती रहती हैं। फिर संवेदनशीलता, कोई भी जीव है तो जब उसके चारों तरफ परिवर्तन होगा तो उसको एक्सेप्ट करके वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा, कुछ क्रिया करता है, तो उसी को बोलेंगे संवेदनशीलता है। और सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ये टॉपिक यही था, जीव क्या है, तो इसको आप लोग समझेंगे जीवों के गुण क्या होते हैं, वही आपको बताना है इसमें। क्लियर। अगला जो है सेकेंड जो टॉपिक है, इसमें जीव जगत में विविधता। ठीक, इसको मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस लेसन का, इस टॉपिक का।
तो जीव जगत में विविधता मतलब आप डालिए बहुत से बड़े पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, जंतु हैं, छोटे बड़े जंतु हैं। अब इनमें बहुत सी विविधता है, मतलब कई प्रकार के हैं। जीव छोटा भी है, बड़ा भी है, रेड कलर का भी है, दूसरे हरे कलर का भी, बहुत से इसमें कलर का है, साइज भी छोटा है, बड़ा है, कोई जल में रहा है, कोई स्थल में रह रहा है, किसी के पास पंख है वो उड़ रहा है, ठीक है, कोई जमीन में चल रहा है, कोई रेंग कर चल रहा है। तो जीवों में विविधता आपको देखने की मिलेगी, मतलब भिन्नता, अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिले। ऐसा नहीं कि सभी जीव एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब सभी जीव सिर्फ ह्यूमन नहीं है, कुछ पौधे भी हैं, वो भी जीव हैं। तो आपको ये विविधता दिखाई देगी, भिन्नता दिखाई देगी, अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब ये यही है जीवों में विविधता। ये मतलब सभी जीव एक जैसे नहीं है, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है, कुछ जल में रह रहा है, कोई वायु में उड़ सकता है, ठीक, कोई मतलब पौधा है, कोई स्थिर है, कोई चल सकता है, ठीक, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। तो ये विविधताएँ हैं, ठीक। अब इसमें इसको कैसे इजी किया जाए। अब जीवों में, अब मान लीजिए कि मानव को पढ़ना है, आपको बायोलॉजी में पढ़ना है जीवों के बारे में, तो इसको एक सिस्टम चाहिए कि आसानी से कैसे इसको पढ़ा जाए। अब मान लीजिए कि अब एक एक जीव के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए एक जीव के पढ़ने में मान लीजिए कि 1 महीने का समय लग रहा है, तभी हम लोग का जीवन चला जाएगा। बहुत से 30-40 लाख प्रकार के जीव हैं, पौधे और जंतु को मिलाकर। तो इसलिए जीवों में विविधता की मतलब कि नॉर्मली फिर इसीलिए क्या किया गया है। अब फिर अगला टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब जीवों में विविधता है तो उनका अलग अलग हम अलग कैटेगरी बांटते हैं, और अलग अलग कैटेगरी बांट के उनको वर्गों में बांटकर अलग उनका अध्ययन करते हैं। तो इसी के लिए क्या है वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। अब मान लीजिए सभी जीव हैं, तो सभी जीवों को पहले जो बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा किंगडम में। देखिए के यहाँ पे मैंने लिखा है, के मीन्स क्या हो गया, किंगडम। सभी जीव जितने हैं, मान लीजिए सभी है, पौधे, जीव जंतु, सभी को एक साथ क्या कहा गया है, जीव कहा गया, ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। अब जीवों को पहले बांटा जाएगा किसमें, किंगडम में। मान लीजिए नॉर्मली मानते हैं 2 यदि किंगडम मानते हैं, मतलब कुछ जीव पौधे हैं, कुछ पौधे, कुछ जो है जीव जंतु हैं, तो 2 किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। ऐसे R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जीवों को 5 कैटेगरी में पहले बांटा जाएगा, ठीक है। तो वो 5 कैटेगरी क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है, जैसे मान लीजिए सभी जीव हैं, अब उनको 5 छोटे छोटे कैटेगरी में पहले बांट दिया गया। अब वो सभी को कुछ कैरेक्टर के बेस पे बांटा गया, ऐसे नहीं बांट दिया गया कि मतलब कि अपने मन से बांट दिया गया। अब 5 ही नाम दिए गए और उनका कैरेक्टर भी फिक्स कर दिया गया कि जब ये कैरेक्टर पाया जाएगा तो पहले कैटेगरी में, जब दूसरा कैरेक्टर ये वाला पाया जाएगा तो मोनेरा में या फिर प्रोटिस्टा में ये कैरेक्टर पाया जाएगा, तब प्लांटी में अलग अलग ये कैरेक्टर पाया जाएगा, तब एनिमेलिया में फिर अलग, मतलब उनके कैरेक्टर भी फिक्स हैं। और उसी बेस पे आपको जानना है कि हाँ ये कैरेक्टर यानी कि इसमें रखा गया, ये कैरेक्टर मतलब इसमें रखा गया, क्लियर। तो जीवों को सबसे पहले बांटा जाता है अलग अलग किंगडम में, ठीक। और यदि वो जीव, मान लीजिए कि जंतु होता है, जीव भाई 2 टाइप के हैं, जंतु भी हैं और पौधे भी हैं। तो किंगडम को यदि जंतु होता है तो बांटा जाता है फाइलम में, ठीक है, यानी जंतु किंगडम को बांटा जाएगा फाइलम में। लेकिन यदि वो पौधा होगा तब उसको बांटा जाएगा किंगडम को किसमें, डिवीजन में। अब एक किंगडम में पहले मान लीजिए 5 आप जगत यदि मानते हैं, 5 जगत, सभी जीवों को 5 में बांट दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 में डिवाइड कर दिया गया। ये किंगडम 5 हो गए। अब हर किंगडम को मान लीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सभी जीवों को मान लीजिए जीव है, जीव को 5 कैटेगरी में हमने बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इसमें भी कई टाइप के हैं, अब हर किंगडम को भी बांटना है। तो यदि वो जंतु है तो उसको बांटा जाएगा फाइलम में, और यदि वो पौधा होगा तो उसको बांटा जाएगा डिवीजन में, ठीक। यानी कि एक किंगडम में कई फाइलम हो सकते हैं और एक किंगडम में कई डिवीजन हो सकते हैं। यदि किंगडम को फाइलम में कब बांटा जाएगा, जब वो जंतु होगा। किंगडम को डिवीजन में कब बांटा जाएगा, जब वो पौधा होगा। अब ऐसे ही एक फाइलम में कई सी होते हैं, सी मीन्स क्या, क्लास। अब एक देखिए, इसको समझिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसका अर्थ क्या है कि सभी जीवों को पहले बांटा गया किंगडम में, कई किंगडम है। अब इस हर किंगडम को बांटा गया फाइलम में, यदि वो जंतु है, यदि वो पौधा है तब डिवीजन में बांट दिया गया, ठीक। अब यदि वो पौधा होगा तो डिवीजन और जंतु होगा तो फाइलम। अब फाइलम और डिवीजन को भी कई कैटेगरी में बांटा जाता है, कई ग्रुप में बांटा जाता है। उस ग्रुप का क्या नाम है, क्लास, ठीक। अब एक क्लास में भी कई ग्रुप बांटा जाता है, उस जब क्लास को बांटा जाएगा तो उसको क्या कह दिया गया, ऑर्डर। अब एक ऑर्डर में भी कई ग्रुप होता है, ऑर्डर को बांट दिया जाएगा फाइलम में। अब फाइलम को ही बांटा जाएगा कई जीनस में, और एक जीनस को ही बांटा जाएगा कई स्पीसीज में। सबसे छोटा जो वर्गीकी संवर्ग है वो क्या है, स्पीसीज। और सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। क्लियर है, बस ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट है, या आपकी स्कूल में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो मान लीजिए आपके दिमाग में आता है सब मान लीजिए LKG, UKG 1 2 3 से है, अब रैंडमली वो सब है।
तो आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, LKG का एक क्लास है, छोटे बच्चे उसमें गए, फिर UKG, फिर ऐसे इस तरीके से मतलब 10 तक मान लिया आपने बांट दिया, ठीक। तो ये पहला डिवाइडेशन आप कर रहे हैं वो क्या है, किंगडम, ठीक। अब एक क्लास में जाएंगे तो देखेंगे उसमें मतलब मान लीजिए आप बांट सकते हैं कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो दूसरा आप बांट सकते हैं। फिर लड़के और लड़कियों को भी अलग कैटेगरी में मान लीजिए आप बांट सकते हैं। मान लीजिए तो मान लीजिए कि आपने एक बना लिया कि 5 फीट, 5 मतलब कि मान लीजिए हर क्लास के आधार पे मान लिया मतलब 3 फीट एक लंबाई मान लिया, तो 3 फीट से ऊपर है जो और 3 फीट से नीचे जो है, ठीक। उसके बाद भी आप बांट सकते हैं कि मतलब जिनका कलर काला है या गोरा है, इस तरीके से भी बांट सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल इसका वर्गीय समन का अर्थ क्या है कि जीवों में विविधता है तो उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और हर ग्रुप में फिर उसको डिवाइड किया जाता है, फिर उस ग्रुप को भी डिवाइड किया जाता है, तो ऐसे वो नाम फिक्स दिया गया है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत, संघ, भाग, और जगत बोलते हैं किंगडम को, संघ बोलेंगे फाइलम को, और भाग बोलेंगे डिवीजन को। संघ कब यूज किया जाता है, जंतुओं के लिए, और भाग कब यूज किया जाता है, पौधों के लिए। फिर संघ या भाग को, यदि वो पौधा या जंतु है, जिस तरीके से भी है, उसको वर्ग में बांटा जाएगा, फिर गण में, फिर कुल, फिर वंश और जाति में। क्लियर। अगला जो लास्ट हेडिंग है वो है वर्गीय सहायक साधन। अब जब एक्चुअली वर्गीय सहायक साधन का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कि वर्गीय मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है, तो उसको हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे मतलब जानकारियाँ चाहिए जो हेल्प करें उसको, ठीक है। तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे देखेंगे जंतु या पौधों को, तो उसके लिए कुछ मतलब वर्गीय सहायक साधन होते हैं या टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, कि जो हेल्प करते हैं थोड़ा सा, उससे आपको एक जानकारी मिलती है, ठीक। वो कौन कौन से हैं, पहला हर्बेरियम, दूसरा है वनस्पति, देखिए हर्बेरियम हिंदी में भी वही नाम है, अंग्रेजी में वही नाम है, ठीक। फिर है आपका वनस्पति उद्यान जिसको बोला जाता है बोटेनिकल गार्डन्स, फिर है संग्रहालय जिसको बोला जाता है म्यूजियम, और फिर प्राणी उपवन को ही बोलते हैं चिड़ियाघर, इसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। अगला है कुंजी या चाबी जिसको अंग्रेजी में की बोलते हैं। तो कितने हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, कितना दिया गया, 5। क्लियर है। 5 कौन कौन से, हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, फिर कुंजी या चाबी। फिर मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ इसको भी। हर्बेरियम क्या करता है, मान लीजिए किसी कोई पौधा है, उसको अब सुखाकर, छोटा पौधा उसको सुखाकर रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और किसी भी मतलब कागज की सीट पे उसको रखा दे, मतलब लगा के चिपका वगैरह देते हैं। फिर उस पर लिख देते हैं कि इसका नाम क्या है, नॉर्मली हम मटर है, मटर लिख देंगे, नॉर्मली इसका नाम है, हम लोग जो जानते हैं अपने एरिया में। फिर उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइम, किस कुल का है, किस वंश का है पौधा, उसको क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जानकारी मिलता है आपको, देता है, नॉलेज देता है। तो वर्गीय मतलब कि अलग अलग करने में आपको थोड़ा सा हेल्प करता है, तो इसी को कहते हैं वर्गीय सहायक साधन, ठीक। तो हर्बेरियम में पौधे को सुखाकर प्रिजर्व करके कागज की सीट पे लगा देते हैं, यही मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अगला है क्या, वनस्पति उद्यान। अब यहाँ वनस्पति उद्यान में मतलब देखिए, वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन, नाम से ही क्लियर है, बोटेनिकल मीन्स पौधे का गार्डन होगा, मतलब कोई जगह है जहाँ पे पौधे उगाए गए हैं और वहाँ पे जीवित पौधे होंगे, वहाँ पे उगाएंगे, और वहाँ पे इसे लिख दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 10 पौधे हैं तो वहाँ पे लिखा होगा कि इसका नाम, नॉर्मली एरिया का नाम ही है, मतलब उस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। फिर उसका मान लीजिए कि वनस्पति नाम, ऐसे पाइसम सटाइवम या कुछ भी, तमाम मैंजीफेरा इंडिका है, कुछ भी है, तो उसके मतलब डिटेल लिखा रहता है, ये किस जगत का है, किस वंश का है, ये सभी चीज़ें रहती हैं डिटेलिंग में। तो ये हो गया आपका वनस्पति उद्यान, ठीक। अगला क्या है, संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आप देखेंगे ना कि संग्रहालय या म्यूजियम ऐसा स्थान होता है, मान लीजिए कि कोई रूम है, आप विद्यालयों में देखेंगे नॉर्मली कोई बड़ा रूम है, अब वहाँ पर क्या नाम है कि कुछ मतलब जार वगैरह में कुछ पौधे या जंतु को रख दिया जाता है, और वो बहुत दिनों तक वैसे ही रहे, तो उनको कुछ मटेरियल्स में, केमिकल्स में रख दिया जाता है स्टूडेंट को दिखाने के लिए। मान लीजिए कि ऑक्टोपस है या जो भी चीज़ें हैं, या अर्थवॉर्म है, ठीक है, तो नॉर्मली उसको दिखाने के लिए एक मतलब जार वगैरह में रख दिया जाता है। तो ऐसे ही स्थान को क्या बोलते हैं, म्यूजियम। और म्यूजियम में पौधों को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है और जंतुओं को भी, उसमें मान लीजिए उसका नॉर्मल नाम क्या है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सभी चीज़ें डिटेल रहती हैं, ठीक है। फिर जूलॉजिकल पार्क में क्या होगा, आप देखेंगे चिड़ियाघर जिसको बोला जाता है, आप जाएंगे वहाँ पे तमाम प्रकार के जंतु होंगे और उनको इसे रखे रहेंगे, उनको नॉर्मली जंगल वगैरह से ऐसे स्थान पे रखा जाता है जिससे लोग उनको देखे, जाने, या उसका नाम वगैरह रहता है। और भी यहाँ पे मान लीजिए कि साइंटिफिकली उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन करना है, तो उसका वैज्ञानिक नाम, ये सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, दैट इज़ ओनली। अगला है कुंजी या चाबी। कुंजी या चाबी, इसको अंग्रेजी में की बोलते हैं। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि अब कुंजी या चाबी एक कोई सेंटेंस हो सकता है या कुछ जानकारी हो सकती है जो आपको अपोजिट कैरेक्टर्स को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बताना है कि
जीवों को कोई किस जीव को आप पौधा कहेंगे, किस जीव को आप जंतु कहेंगे। तो एक जीवों का कैरेक्टर होता है जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है किसमें, पौधों में, और कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, जंतुओं में। तो एक आपको ये नॉलेज एक चाबी या की का काम कर रहा है, जिससे आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें कोशिका भित्ति है तो इसको पौधे में रख दिया गया, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है तो इसको जंतु में रखा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ये मतलब हर जब भी आप कैटेगरी डिवाइड करेंगे, मान लीजिए पौधा, मान लीजिए 1000 जीव हैं आपके पास, उसमें कुछ पौधे हैं कुछ जंतु हैं। अब इनको पौधे और जंतु में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, तो एक कैरेक्टर वैज्ञानिकों ने बताया, इस और भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, जो जानकारियाँ होती हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप उसको दाएं वाले ग्रुप में रखेंगे या बाएं वाले ग्रुप में। ठीक है, अब उसी के बेस पे आप एक किसी भी जीव को एक ग्रुप में रख देते हैं और दूसरे ग्रुप में वो नहीं फिट बैठता तो उसमें नहीं रखते हैं। तो इसी नॉलेज को बोलते हैं की या चाबी या कुंजी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा ये क्या तो ये समानता या असमानता के आधार पर, मान लीजिए जैसे मान लीजिए जलीय, जैसे आप लिए एक नाम आया कि जलीय जीव और स्थलीय जीव में क्या अंतर है, तो तुरंत आपके मन में आएगा ना कि हाँ जलीय जीव मतलब जो जल में पाया जाए और जो जल में नहीं पाया जाए, स्थल में पाया जाए। ठीक है, तो ये एक नॉलेज ये की का काम कर रहा है, कुंजी का काम कर रहा है, और उसी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर आप फिक्स कर लेते हैं मछली जलीय है और मछली स्थलीय नहीं है, मानव जलीय नहीं है, मानव क्या है, स्थलीय है, क्योंकि हम लोग क्या स्थल में पाए जाते हैं, जल में हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो समानता या असमानता के आधार पर ही किसी एक ग्रुप में रख दिया जाता है, उसी को कुंजी बोलते हैं। ये नॉलेज विपरीत लक्षणों के बेस पर ये क्या करता है, कुंजी एक मार्गदर्शन आपका करता है कि हाँ आपको अब किस डिसीजन क्या लेना है, इसको दाएं वाले ग्रुप में रखना है या बाएं वाले ग्रुप में रखना है, जो भी ग्रुप है। और ये एनालिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब आपको एक तर्क करने की क्षमता देंगे। ठीक है, तो ये टोटल इस लेसन का पूरा शॉर्टकट था, और फिर अगले वीडियो में हम इसको फिर क्लियर और एक टॉपिक और भी डिटेल में बताएंगे। तो ये टोटल फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीव जगत या लिविंग बींग्स जितने भी जीव हैं सब इसमें आते हैं। और फिर इसमें 4 टॉपिक है। जीव क्या है, मतलब जीव का लक्षण आपको जानना है। अगला जीव जगत में विविधता, कई प्रकार की है जीव जंतु, उनके लक्षणों को जानना है, कैसे वो छोटे हैं बड़े हैं क्या है, सबके बारे में अध्ययन करना है। फिर वर्गीय संवर्ग, मतलब जीव है उनको फिर बांटेंगे एक कैटेगरी में, फिर एक कैटेगरी में भी कई कैटेगरी हुई अगले, तो जितने वर्ग अलग अलग बनाते हैं वही है वर्गीय संवर्ग। तो जगत, संघ, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये था। अगला वर्गीय सहायक साधन, जो आप कैटेगरी बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। अब जैसे हेर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय या म्यूजियम, सभी के बारे में मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे कहीं से फ़ोन आ रहा है, जाना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।